नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय 18 टोपी। ये वीडियो इस पाठ का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने लेखक परिचय के साथ पाठ प्रवेश के साथ उस पाठ की व्याख्या शुरू की थी। अब हम पढ़ रहे हैं इस पाठ के शेष अंश को। पाठ 1 में हमने पढ़ा था कि गौरा और गवैया के बीच में बातचीत होती है मनुष्य के पोशाक को लेकर, उनके वस्त्र को लेकर कि मनुष्य अपने तन को ढकने के लिए मौसम से बचने के लिए किस प्रकार वस्त्र का उपयोग करता है और वो कितना सुंदर लगता है। तो ऐसे में गौरा की इच्छा होती है कि वो भी अपने लिए वस्त्र ले या फिर एक प्रकार की टोपी पहने जिससे वो और सुंदर लगने लगे। तो गौरा का कहना होता है कि तुम कैसे अपने लिए टोपी या वस्त्र लेकर आओगी। तो उन दोनों के बीच में एक तीसरे जन की बात होती है कि वो किस प्रकार रास्ते में चलते हुए घुड़सवार का जो चाबुक मिलता है तो वो उदाहरण देकर कहता है कि उसको एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन कोई कार्य करने के लिए एक के बाद दूसरी चीज़ का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहने का मतलब जब गौरैया को रुई का फवा मिल जाता है और वो खुशी के मारे खिल उठती है, तो गौरा उसको कहता है कि तेरी खुशी किस काम की, तुझे तो अभी एक चीज़ मिली है, उसके बाद जो अगला स्तर होगा, अगला स्टेप होगा, उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी और भी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो बस वो उसको कहती है कि तुम देखते जाओ कि मैं कैसे कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाती हूँ। वो पहले जाती है, इस प्रकार वो अलग अलग जनों के पास जाती है। जैसे सबसे पहले वो जाती है धनिया के पास, फिर बुनकर के पास, कोरी के पास। इस प्रकार सबसे रिक्वेस्ट करती है, अनुग्रह करती है कि तुम मेरी टोपी को बनाने में मदद करो, मतलब तुम पहले धागा बुनने का कार्य करो, उसमें से आधा हिस्सा तुम ले लेना। फिर बुनकर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि तुम कपड़ा बुनकर मुझे दो ताकि उसका एक सूत तुम रख लेना। इस प्रकार से वो आगे बढ़ती है और देखते हैं कि जब उसको दर्जी सील कर देता है वो बहुत खुश होती है और दर्जी उससे प्रसन्न होकर उस पर 5 फुंदे जड़ देता है टोपी पर। और वो कहती है कि जब राजा का इतना हुक्म चलता है, राजा के अंडर में जब इतने लोग कार्य करते हैं तो उसका करने का जो काम है वो राजा से बढ़कर हो गया। इसकी वजह से वो बहुत खुश होती है। और आगे देखते हैं क्या कहते हैं। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहुलाव से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। वहाँ पर सर्दी का मौसम था, जाड़े का मौसम था, तो उस समय राजा क्या करवा रहा था, फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अध नंगा बदन और नंगे सिर था, उसके सिर पर कोई मुकुट या टोपी नहीं थी और वो मालिश कराने के लिए अध नग्न था। देखिए पेज नंबर 124 पर हम पढ़ रहे हैं, दूसरी पंक्ति है ना। तो उस वक्त एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था। ये जो ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं इसको टहलुआ कहा गया है। वो सिर पर क्या कर रहा है, चंपी कर रहा है और दूसरा हाथ पाँव की अंगुलियाँ फोड़ रहा है, यानी जैसे हम अपने अंगुलियों से आवाज़ निकालते हैं वैसे उनकी मालिश कर रहा है। और तीसरा जो है पीठ पर मुक्की मारा था यहाँ, ठीक है। तो 1, 2 और 3 की बात हुई। और चौथा क्या कर रहा है, चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। इस प्रकार से उसकी अच्छी खासी मालिश हो रही थी। गवरिया कंगूरे पर से, यानी जब राजा का जो कंगूरा था वहाँ बैठी है, सब देख रही थी और चिल्ला उठती है, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। इस प्रकार से वो गा गा कर चिल्ला रही थी। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरिया से टकरा गई। उसने ये आवाज़ सुनी और देखा कि ये कौन बोल रहा है, गवरिया। गवरिया के सिर पर फूंदने वाली क्या थी, टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। यानी ये देखो यहाँ पर ये मुहावरा है, अकल चकराना, इसको आप रेखांकित कीजिए, अंडरलाइन करो। तो क्या कहा कि जब राजा ने देखा कि वो गवरिया जो है वो चिल्लाते हुए राजा को चिढ़ा रही है और उसके ऊपर जो सुंदर सी टोपी है वो देकर वो इतरा रही है, तो उसको गुस्सा आता है, उसकी आंखें फटी रह जाती है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, वो राजा की इतनी बात कैसे सुना सकती है। आगे देखते हैं। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। उसको शर्म से आई और उसने चिल्लाया कि जाओ मेरी कोई टोपी लेकर आओ जल्दी से। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फुदगरी, यानी वो उसको चिढ़ाते हुए कहता है, फुदगुदी देख मैंने भी टोपी पहन ली है। अगला देखो पैराग्राफ, मेरी टोपी में 5 फुंदरे। गवरिया ने फिर आगे बढ़कर उसको चिढ़ाना शुरू किया कि मेरी टोपी पर तो 5 फुंदरे गड़े हैं, और अब दूसरा ही राग अलापना उसने शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदरे, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। इस प्रकार से वो आगे कहने लगती है। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई, उसको बहुत गुस्सा आया, उसको लगा कि ये मुझे चोट पहुँचा रही है, मेरा अपमान कर रही है। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, उसकी इतनी हिम्मत कि वो राजा के सामने इतनी बातें बोल जाए। वह बुरी तरह बिगड़ गया, उसको गुस्सा आया और वो बिगड़ा। इस फदगुदी, यानी हम किसी को चिढ़ाते हैं तो कुछ उटपटांग सा नाम दे देते हैं, तो वो राजा कहता है कि इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, यानी इसको खत्म कर दो। इसके जो पंख हैं यानी वो नोच लो, वो उड़ न पाए। सिपाहियों देर न करो,
अब आगे देखो वो कैसे कोशिश करता है कि इस चिड़िया को मार दिया जाए। क्षमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। इस प्रकार से वो आगे आके बोलता है, क्षमा करे महाराज, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, इसका अर्थ क्या हुआ कि इस इतनी सी छोटी सी चीज़ को मारना बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान है, तो छोटा सा कार्य करने में अपना हाथ गंदा करने से क्या फ़ायदा, अपने आप चली जाएगी, ये तो अभी थोड़ी देर बोलेगी और चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। यानी उसको जब लगा कि वो टोपी से चिढ़ा रही है तो उसकी टोपी छीनने का प्रयास करने के लिए बोला और बोला कि तब मैं उसको ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी। सिपाही ने क्या किया, गुलेल जो होता है ना 2 डंडी से बना हुआ, उससे उसने गुलेल मारी और वो टोपी को नीचे गिरा दिया। तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और दूसरे ने क्या किया, नीचे जाकर टोपी को उठा लिया, राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को, यहाँ देखिए, राजा टोपी को पैरों से मसलने की जा रहा था कि उसकी जो खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया, यानी वो आश्चर्य में पड़ गया कि इतनी सुंदर टोपी कैसे हो सकती है। जैसे ही वो क्या करने वाला था, उस टोपी को अपने पैरों से मसलने वाला था, कुचलने वाला था, लेकिन टोपी इतनी सुंदर थी कि उसका ध्यान उसने आकर्षित कर लिया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, जड़ यानी स्थिर हो गया, भौचक्का रह गया, अचंभित हो गया कि टोपी की इतनी सुंदर कलाकारी जो की है, कारीगरों ने इतना सुंदर से उसको बनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार से वो देखकर अचंभित रह गया। मेरे राजा में मेरे सिवा, यानी मेरे राज में, इस पूरे मुल्क में क्या है, मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। उसको था कि मैं राजा हूं तो इस पूरे मुल्क में सबसे सुंदर चीज़, सबसे अच्छी चीज़ मेरे पास ही होनी चाहिए, पर ये मेरे पास ना होकर किसी और के पास कैसे हो सकती है। सोचते हुए राजा उसे उलट पलट कर देखने लगा। सब तरह से उसने देखा, इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। उसको ये था कि इतनी नगीना वाली, इतनी कीमती, इतनी सुंदर टोपी जो है इस पूरे राज्य में बनाने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद, यानी इतना गुणी, इतना कौशल जिस कारीगर में है, उसको खोज निकाला जाए। राजा चाहे और पता न चले, ऐसा कभी हो सकता है कि जो इच्छा राजा की हो और वो पूरी ना हो पाए। तो उसने क्या किया, उस हुनरमंद कारीगर को खोजने की बात कही। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, फिर उस दर्जी को बुलाया गया। अब देखो, हमने कहानी में टोपी बनाने के लिए प्रोसेस शुरू से अंत तक पहुंचे थे। अब राजा क्या कर रहा है, उसकी खोज निकालने के लिए अंतिम से शुरुआत में जाएगा, है ना, पीछे से जर्नी शुरू होती है। तो लास्ट में दर्जी के हाथ में थी ना टोपी बनकर जब तैयार होती, तो वो सबसे पहले दर्जी को बुलाता है। अब दर्जी जैसे तैसे वहाँ पहुँच जाता है और वो बोलता है, दुहाई अन्नदाता, जो अपने से बड़ा होता है, जो हमें खाना खिलाता है, जो हमारा राज्य को संभालता है, जो हमें संभालता है, जो अन्न को देने वाला होता है, उसे अन्नदाता कहते हैं। तो वो उनको इस प्रकार से अपना अभिनंदन करता है। इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानींद राजा की आवाज़ निकली, यानी मेघ यानी बादल, बादल की जो गड़गड़ाहट होती है, जैसी आवाज़ आती है, वैसी गंभीर आवाज़ राजा के मुख से निकली कि तुमने इतनी सुंदर जो टोपी बनाई वो पहले कभी मेरे लिए क्यों नहीं बनाई। दुहाई अन्नदाता, अब अन्नदाता वो बेचारा दर्जी जो है वो तो यही कहेगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर वो कहता है कि हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ, राजा कहता है। फिर दर्जी कहता है, कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफ्त और दबीज, यानी वो कपड़े की तारीफ कर रहा है कि कपड़ा ही इतना अच्छा था कि वो टोपी इतनी सुंदर बन गई, क्योंकि उसने वजह पूछी थी। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। अब आती है बारी उस कपड़े को बनाने वाले की, क्योंकि उसने कपड़े की तारीफ की। अब वो कहता है कि ये कपड़ा बनाने वाला है कौन, किसने बुना। नाग की मादीन, राजा फूंक मारने लगा। नाग यानी सांप, तो यहाँ पर मानींद का अर्थ होता है तरह। तो नाग की तरह राजा गुस्से में था, वो क्रोध में इस प्रकार बोल उठा कि ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हो गया, क्योंकि वो तो बुनकर ने बनाया था। अब वो डरता हुआ कहता है, माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। अब राजा भी यही बात पूछता है। अब वो कहता है, सूत बड़ा उम्दा था सरकार। अब उसने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए कहा कि इस कपड़े की अच्छी क्वालिटी की वजह सूत, धागा, तो जो धागा इतना अच्छा होगा तो कपड़ा भी अच्छा होगा। फिर एकदम महीन और लच्छेदार, क्वालिटी क्या बताए सूत की, कि सूत महीन, बहुत बारीक है और लच्छेदार है ना, शाइनिंग वाला है, सॉफ्ट है। तो इस तरह से वो उस सूत यानी धागे की तारीफ कर रहा है। इतना महीन सूत किसने काता। राजा शेर की मानींद राजा ने दहाड़ मारी, यानी शेर की आवाज़ में गुस्से में बोला कि इतना महीन सूत जो है काटने वाला कौन है, उसे बुलाओ। अब कौन हाजिर होगा, सूत काटने वाला, वो कौन है, कोरी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, अब उसकी तो जान हाथ में आ गई, हथेली पर आ गई। वो डरता हुआ बोला कि मेरी जान बख्श दो। जान नहीं, मुझे वजह बताओ। अब राजा तो यही चाहेगा कि मुझे कारण बताओ कि तुमने पहले क्यों नहीं बनाया इतना अच्छा सूत। अब वो क्या करता है, वो अपनी जान बचाने के लिए किस पे डालता है, रुई बड़ी। अब कारण देखो, रुई बड़ी
बेहतरीन थी सरकार, यानी रुई की क्वालिटी बात कर रहा है कि रुई बहुत ही बेहतरीन थी, सबसे अच्छी थी, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी। जैसे बादल सफ़ेद होते हैं वैसे ही साफ़ सुथरी सफ़ेद रुई थी, इसलिए ये सूत बहुत अच्छा हुआ। इतनी बेहतरीन रुई किसने बनाई? अब रुई पर आते, कौन है बनाने वाला? बिजली बिजली की तरह राजा की आवाज़ जो है वो कड़क उठी। किसकी तरह? बिजली की तरह। देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर उदाहरण जो दिए हैं ना, जो शब्द दिए हैं उसके जैसी आवाज़ है ना, बिजली जैसी उसकी आवाज़, शेर जैसी दहाड़ जैसी आवाज़, तो ये उसके क्रोध को प्रकट कर रहा है कि जैसे बिजली चमकती है सब डर जाते हैं, वैसे ही वो राजा इस प्रकार से कड़कता हुआ बोल रहा था। अब देखो, अब हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हो गया, क्योंकि शुरुआत उसी से थी। अब दुनिया आया, अब वो बोलता है खमा अन्नदाता। हमारे जैसे गांव में या राज्य में क्या होता है, जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं वो बड़ी सरकार को या राज्य को इस तरह से उनको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, है ना। तो खमा अन्नदाता। अब राजा गुस्से में कह रहा है खमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार। अब दुनिया कहता है मैंने आपके लिए भी किया है। अब देखो क्या कहता है, दुनिया ने ज़मीन पर लेट कर कहा आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, यानी जो भी कार्य हम करते हैं वो आपके लिए करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, इस प्रकार से उसका कहना हुआ। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं है? जब कहने का मतलब राजा कहता है कि आज तक जो तुमने हमारे लिए कार्य किया वो इतना सुंदर या इतना सफाई से क्यों नहीं किया गया जो देखते ही आकर्षित लग जाए, है ना। अभय दान दे तो बोलूँ सरकार, धनिया बोला। फिर राजा कहता है चलो दिया, अब बताओ। फिर कहता है दुनिया, महाराज इस गवैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। इसको अंडरलाइन करना इस पैराग्राफ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जो क्वालिटी, जो विशेष बात है गवैया की वो यहाँ पर बताई जा रही है कि उसने अपनी सूझबूझ से कैसे काम करवाया, जो कि वहाँ राज्य के एक राजा भी नहीं करवा सकते। तो क्या कहा उसने कि दुनिया ने जो काम करवाया उसमें आधा हिस्सा वो दे देती है, और जिसके पास बहुत कुछ है जैसे कि राजा, वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, चिड़िया के पास कुछ भी नहीं था, वो जो गवैया है उसके पास, फिर भी जब वो कार्य करती है तो ईमानदारी के साथ करती है। जो काम करवाती है उसके बदले वो उसका मुआवजा भी देती है, चाहे उसके पास नहीं है तो वो उस चीज़ का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार थी, फिर भी यह आधा दे दिया करती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आई थी, यानी जो कार्य जो हम करते हैं उसका पूरा मुआवजा मिलता है तो उस कार्य को करने में रुचि बढ़ती है और वो कार्य बहुत ही सुंदर और अच्छा होता है। इसीलिए इस कार्य में क्या आई? नफासत आई थी। वो इस प्रकार से अपने राजा को अपनी बात कहता है और दंडवत पर दंडवत किया जा रहा था। देख ले राजा, आँख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। ये बात गवैया कहती है चिल्लाते हुए जब वो अपनी बात बंद करता है, और वो राजा को कहती है कि तू अच्छे से दे, आंखें फाड़ के दे, नहीं दिखता है तो आंखों में अंगुली डाल के दे, क्योंकि जो कार्य मैंने करवाया है उसके पूरे मोल मैंने चुकाए हैं, उसकी पूरी कीमत मैंने दी है, ऐसे फ्री फोकट में काम नहीं कराया, बेकार में नहीं करवाया है। तो ये हमारी विशेष बात होती है अपने जीवन में कि कोई भी कार्य करो उसका पूरा मोल चुकाओ, फ्री में कोई कार्य नहीं करो, चाहे वो अपना सगा हो या अपना रिश्तेदार हो या कोई भी हो, है ना। तो ये पार्ट से हमने बात सीखी है, ठीक है। तो वो चिल्लाने लग जाती है, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल मतलब पूरी तरह से कंगाल है, कंजूस है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं झुकती, यानी टोपी हमारे शरीर के लिए सबसे छोटा वस्त्र है, छोटी चीज़ है ना, पहनावा है, तो इसको टोपी भी मतलब टोपी भी नहीं ये जुगाड़ कर सकता, इसके पास कुछ भी नहीं है, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली है। तो वो अपनी बात को व्यक्त करती है, कौन? गवैया। राजा तो वाकई अकबका रह गया, यानी वो आश्चर्य में पड़ गया, हक्का बक्का रह जाता है। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, यानी ये जो टोपी सामने आई है इसके सामने उसकी टोपी की भी इंसल्ट हो गई थी। और तीसरा कारण, ये पैराग्राफ अंडरलाइन करो, तीनों कारण देखते हैं। और तीसरी वजह क्या थी कि खजाने की खुलती पॉल, ये उसके पास अपने राज्य में कुछ भी नहीं है, वो खाली है, कंगाल है। पर पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? किसी और व्यक्ति को, पक्षी को कैसे पता चल गया कि उसके राजा का धन अब खत्म हो गया है, घट गया है? तमाम बेकार करवाने, यानी कि कैसे भी बहुत सारे कार्य जो ऐसे ही फ्री में करवा देता है, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता है। लोगों से, अपने राज्य के लोगों से कितना कार्य करवाता है, उसके बावजूद भी उसके राज्य का जो खजाना है, जो संपत्ति है, वो खाली की खाली रह जाती है। इतना पेशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे, क्योंकि
उसके पास सूझबूझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, बस वो सिर्फ अकड़ से अपना कार्य करवाता है। तमाम लोग निकल आए थे यह अनदेखा तमाशा देखने, यानी उस राज्य के जितने भी लोग थे इकट्ठे हो गए इस तमाशे को देखने के लिए। वहाँ जो मंत्री था वो मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। मुंहफट किसको कहा है? गवैया को। क्या कहा कि ये तो महाराज जो राजा है इसको तो पूरा ही उसकी इंसल्ट, उसकी बेइज्जती करके ही दम लेगी, सांस लेगी, उसने तो आज ठान लिया, इसीलिए तो उसको कहा है कि वो जिद की पक्की है ना। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। अब उसको डर हो गया कि अब मैंने जो गलती की इसकी टोपी लेकर, अब तो उसको वापस कर दो वरना और ये बवाल खड़ा कर देगी, क्योंकि उसकी सारी बॉल तो खुल गई है। सिपाहियों ने कहना माना और टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गवैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, यानी पूरी तरह से डरपोक ही रहा, क्योंकि उसने मुझे टोपी लौटा दी। अब मेरी इतने से चीज़ से भी वो डर गया, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। कसकर पकड़ ली मतलब अंदर से तो वो डर रहा है, लेकिन दुनिया के सामने अपने राज्य में उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, उसको छुपाने के लिए उसने क्या वाक्य बोला? उसने कहा कि कौन इसके मुंहफट के मुंह लगे, ये तो बकवास कर रही, मैं इसके मुँह नहीं लगता, और उसने इस प्रकार से अपनी जान बचाई। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसके शब्दार्थ और मुहावरे जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं हम एक नए पाठ में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।